नमस्कार। मैं हूं अमिताभ श्रीवास्तव और स्वागत है आप सबका नई धारा एकल में। इस विशेष कार्यक्रम में हम हर बार मिलते हैं किसी सुप्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री से और सुनते हैं उनकी पसंद के किसी नाटक या किसी साहित्यिक कृति का पाठ। आज के हमारे कलाकार हैं श्री गोविंद नामदेव जी। उनके नाम और काम से हम सब भली भांति परिचित हैं, पर शायद आप ये नहीं जानते कि नामदेव जी मूलतः सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने 1978 में एनएसडी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद एनएसडी की ही रेपर्टरी कंपनी में कई साल काम किया, जहां आपने अनेक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्हीं में से एक नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इस नाटक को नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने एक ऐसे कालखंड में स्थापित किया है जब देश में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। नियोग माने किसी विवाहित स्त्री का किसी परपुरुष के साथ संबंध बनाना सिर्फ एक मकसद से, संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसका अपना पति इस काम में अक्षम है। महाभारत में पांचों पांडव नियोग से ही उत्पन्न हुए थे। इस नाटक में एक राजा है ओक्काक और उसकी पत्नी रानी शीलवती। रानी शीलवती बड़ी अनिच्छा से, मजबूरी में इस बात के लिए तैयार होती है और उसे एक दिन एक पूरी रात बिताने के लिए महल से बाहर जाना पड़ता है। महल में राजा ओक्काक अपने कक्ष में अकेला है, दासी महतरिका के साथ। उसके मन में क्या हो रहा है, क्या परेशानी चल रही है, उसको पेश करेंगे गोविंद नामदेव जी। कितनी सुंदर हो तुम। ये मत भरी आंखें, ये रसीले होंठ, कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को झुलसा कर राख कर दें, ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग। बोरा या हाथी सा संभाले ना समझता हो ऐसा उन्मादी यौवन, जो अकेले में तुम्हें पाले तो मर्यादा की लौह श्रृंखलाएं कमल तंतु की तरह चिंदी चिंदी हो जाएं। लेकिन तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे पास इस धरती की किसी भी युवती को मुझसे कोई डर नहीं। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में समाये वो भी सुरक्षित, और जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। संसार क्रम का ये एक अकेला चक्र अनजान है मेरे लिए। साहित्य ग्रंथों के इतने सारे अंश
वांग्मय के इतने विवेचन, धर्मशास्त्र की वर्जनाएं, ये बलात्कार, ये आत्मसमर्पण, ये चीरहरण केवल एक उलझन है मेरे लिए, बस एक पहेली। कहने दो ना मुझे। कहना दो मुझे। बचपन में ही माता पिता का देहांत, तब मैं गुरुकुल में था और माता परिषद मेरे नाम पर शासन चला रही थी। वयस्क होते ही राजधानी बुलाया गया, राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारी। तभी ज्योतिषी ने बतलाया कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल हैं और किसी भी राजदुहिता के साथ मेरी कुंडली नहीं मिल रही है, और जिससे मिल रही है वो एक दरिद्र घर की कन्या है। ब्याह निश्चित हो गया, तैयारी होने लगी, वो दिन पास आने लगा। तब मैं और नहीं छिपा सका। मैंने राजवैद्य से कहा कि मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा की। ये शायद एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में ही अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत अकेला हो जाना, हमेशा का अंतर्मुख, हमेशा का निर्णय दुर्बल, हमेशा का अनिश्चयी, बहुत चुप, बहुत संवेदनशील, बहुत भीरू, हर अन्याय, हर अपमान को चुपचाप पी लेना, आत्मविश्वास की कमी, स्वभाव का ठंडापन, मन की अस्थिरता। बचपन में एक के बाद एक व्याधियों के आक्रमण। उन्होंने कहा कि मेरे हर रोग का निदान ब्याह है। ब्याह, पत्नी से अच्छा उपचार दूसरा नहीं हो सकता। वो संगनी बनकर अकेलापन दूर करेगी, मित्र बनकर कामकाज में सम्मति देगी, मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, हर कमी दूर होगी, सारे अभाव पूरे होंगे, खोया हुआ आत्मविश्वास मिलेगा। और जब शैया पर पहुंचोगे तो वो घड़ी आएगी जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारीत्व, पुरुषत्व का आह्वान करेगा, तो उस मनोवैज्ञानिक क्षण में अपने आप ही मैं उसे अपने पांव में भर लेता। उसकी कचरारी आंखें, लाल लाल होंठ, होंठों के फड़कते हुए कोने, मैं कांपती उंगलियों से उसके बक्श से अंशुक हटाता, उत्तेजित सांसों के साथ उसका नीवी बंधन खोलता। उसका युवा शरीर, उसका नग्न शरीर, मैं थरथराते हाथों से उसके बदन को सहलाता, तब तो होठों से उसके उबालों को चूमता। मेरी धड़कन बढ़ जाती, मेरी सांस धोखने की तरह चलने लगती, मेरे माथे पर श्वेत बिंदु छलछलाते, मेरी देह की एक एक नस खिंचकर टूटने टूटने को हो आती कि अब आगे आगे क्या होता है, क्या होता है इसके बाद। मैं बार बार अपने शरीर से पूछता, क्या होता है इसके बाद। अपनी नसों के जाल से, अपने हृदय की गर्मी से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से पूछता, क्या होता है इसके बाद। और उत्तर में मेरी आंखों के आगे याद आता, अंधकार, 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 वाह, बेहद प्रभावशाली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, दुरूह चरित्र है ओकाक का, और उतना ही मुश्किल है उसे मंच के ऊपर अभिनीत करना। जब हमने नामदेव जी से पूछा कि इस पाठ को करते हुए, इसकी तैयारी करते हुए
उन्हें क्या महसूस हो रहा था, कैसे तैयार किया उन्होंने इस रोल को, तो उन्होंने हमें जो बताया, आइए सुनते हैं उन्हीं से। बहुत ही अद्भुत नाटक लिखा सुरेंद्र वर्मा जी ने कि नियोग प्रथा को उसकी जो इम्पोर्टेंस है आज के जीवन में भी, आज की लाइफ में भी, आज के संसार में भी उसकी प्रासंगिकता है। किस तरह से तो उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह का नाटक लिखा जाए, किस तरह से उन्होंने नियोग प्रथा को आज के समय में लेके आने का सोचा होगा, और किस ट्रांस में जाके उन्होंने ये लिखा होगा, क्योंकि इसमें इतनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कैरेक्टर्स का, सिचुएशन का, वो अद्भुत है। तो एक राजा जो नपुंसक है, उत्तराधिकारी नहीं दे सकता है राज्य को, वो इस नियोग प्रथा के तहत ऑफिशियली अपनी वाइफ को एक रात के लिए किसी दूसरे आदमी के पास भेजता है, और रात भर रोज छटपटाता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि उसकी वाइफ किसी दूसरे आदमी के बाहों में होगी, उसके सामने नग्न होगी, किस तरह से उसकी शैया पर होगी, वो ये उसकी छटपटाहट है जो पूरे नाटक में चलती है। बड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा नया ही था मैं रेपर्टरी कंपनी में जब ये नाटक हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने का एक सिलसिला मैंने शुरू किया था, सीखना। लाइब्रेरी से बहुत सारी ऐसी किताबें मैंने पढ़ी थी, किस तरह से इस तरह के कैरेक्टर्स को आप साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। सो उनकी मानसिकता में जाने का एक अभ्यास मैंने किया इस नाटक के दौरान, इस कैरेक्टर को करने के दौरान। वो अभ्यास ये था कि छोटा सा रेफरेंस में मैं बताता हूँ कि रिहर्सल के दौरान तो हम अपने अपने हिसाब से साइकोलॉजी में जाने की अपने हिसाब से कोशिशें, अपने हिसाब से अभ्यास करते रहे, घर पर भी अभ्यास करते रहे, उस सोच में जाने का अभ्यास करते रहे, ऐसे आदमी की व्यथा में, ऐसे आदमी के पैथोस में जाने का अभ्यास करते रहे। शो के दौरान खासतौर से वो सीन जब वो उसकी वाइफ चली जाती है रात भर के लिए, और ये खिड़की में खड़ा हुआ सामने देख रहा है उस हवेली में लाइट जली हुई है जहां उसकी वाइफ है, और वो उसकी छटपटाहट, इस छटपटाहट को देने के लिए एक छोटा सा अभ्यास मैं हमेशा शो के दौरान करता था। जैसे इसके पिछले सीन की लाइट ऑफ होती थी, मैं विंग्स में जाके और मैं इमेजिन करता था कि मैं इस धरती पर बोझ हूं, नपुंसक तो हूं, इस धरती पर बोझ हूं, एक संतान पैदा नहीं कर सकता अपने राज्य के लिए, और ऐसा ऐसा सोच के, और फिर मैं ऐसे दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो जाता था पीठ करके, और मैं इमेजिनेशन में बोलता था, मैं इस धरती पर बोझ हूं, लड़कों मुझे मारो, और मैं नंगा भाग रहा हूं, और पीछे पत्थर मार रहे हैं बच्चे, हो नपुंसक है, नपुंसक है, नपुंसक है। तो वो जो व्यथा आती थी, जो एक वो आंखों में और पूरे उसमें शरीर में, एक बॉडी लैंग्वेज में जो बात आती थी, और जैसे लाइट आती थी और मेरा टाइम हो जाता था एंट्री लेने का, तो जब मैं एंट्री करता था तो उसकी आंखों में कुछ अलग बात होती थी, उसके चलने में कुछ अलग बात होती थी, वो दासी को देखता था, उसको देखने के अंदाज में कुछ अलग बात होती थी, उससे जब बात करता है तो उस बात में भी कुछ अलग तरह का एक डेप्थ होती थी। इस अभ्यास की वजह से मुझे इस नाटक ने बहुत प्रसिद्धि थी, बहुत मुझे रिस्पेक्ट दिया, बहुत पॉपुलर हुआ मैं,
और यही नाटक था जो टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, कि रेपर्टरी कंपनी में मुझे बहुत इज्जत मिलने लगी, मुझे इसकी वजह से रोल मिलने लगे। इस नाटक को देखने के बाद प्रोफेसर फिट्स बेनेविट्स जो जर्मनी के डायरेक्टर हैं, जर्मनी से आते थे, अभी तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नाटक देखने के बाद मुझे ओथेलो का कैरेक्टर दिया। और यहाँ से मेरा ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि रेपर्टरी कंपनी में जो भी डायरेक्टर आते थे वो मुझे कंसीडर करते थे मेन कैरेक्टर्स के। सो ये इस नाटक का बहुत महत्व है मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में, और इसके साथ ही बज्जू भाई का बहुत महत्व है मेरे लिए, मेरे करियर में। मैं हमेशा नतमस्तक होता हूँ, उनका आभार हमेशा मानता हूँ, और इस बात का जिक्र भी करता हूँ सभी जगह। थैंक यू बज्जू भाई, आपने मुझे ये रोल दिया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ इस रोल की वजह से। थैंक यू। साथियों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस श्रृंखला के अगले अंक में हम मिलेंगे मशहूर अभिनेत्री लवलीन मिश्रा से। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बाकी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए। तो फिर होती है मुलाकात अगले अंक में। नमस्कार।